अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक चल रहा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो ऑलरेडी 10 से 15-20% तो डाउन है ही। मेरे ख्याल से 8% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन है इन्वेस्टमेंट वाला। तो ये अप एंड डाउन जो हैं, जैसे आप सबको मालूम है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, न सिर्फ जिंदगी में बल्कि ट्रेडिंग में भी। अगर कोई बिजनेस भी आप करते हैं और आपको बिजनेस का आइडिया है तो कोई भी बिजनेस कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो अप एंड डाउन उसमें चलते रहते हैं। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट किया है तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो पे जो भी इम्पैक्ट होगा जब मार्केट रिकवर करना शुरू करेगी तो इंशाल्लाह वो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैं अच्छा एक बात आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस वीडियो को आराम से बाद में देखें जब आपको लगे टाइम हो, कम से कम आधा घंटा निकाल के तब आप इस वीडियो को देखें। थोड़े से नई चीजें हैं, तो मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत आज से करनी है और उस सीरीज का नाम मैंने रखा है फंडा विद फैसल। इसमें मैं कुछ कॉम्प्लेक्स जो फंडामेंटल्स हैं और हमारी मार्केट को बहुत लार्जली इम्पैक्ट करते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। फंडामेंटल के बेसिक्स मैंने अपने लर्निंग बैच 1 के वीडियो में कवर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको बेसिक्स का आइडिया नहीं है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट में जब अप एंड डाउन होता है तो आप मार्केट के नेक्स्ट मूव को कैसे देख सकते हैं कि कब वो ओवर मतलब रिवर्स करेगी या सस्टेन करेगी या कंसोलिडेशन में जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, और दोनों के लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो आज से हम इस नए फंडा विद फैसल सीरीज की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, और मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आज हम किसी टॉपिक स्टॉक के ऊपर तो बात करने वाले है ही नहीं, और आपको जहां से जो नॉलेज मिले वो आप गेन करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो भी स्टॉक डिस्कस अगर होंगे इस वीडियो में, गलती से मेरे मुंह से कोई नाम निकल जाए तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बस एक एग्जाम्पल समझिएगा। और शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्की होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फंडा विद फैसल के पहली वीडियो की। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा दो चीजों से। पहली बात तो कि आपको क्या ये चीज जो मैंने समझाई वो समझ में आई, नंबर एक। नहीं समझ में आई तो क्या समझ में नहीं आई, क्योंकि अब मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। दूसरी चीज जो है वो मुझे आपसे ये चाहिए कि आपको और कौन सी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो आप रोजमर्रा सुनते हैं और आपको समझ में नहीं आती हैं, तो वो टॉपिक आप लिखें कमेंट में, तो मुझे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा बेसिकली है कि यूएसडी जो है वो शेयर मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, और जो इंडियन मार्केट है वो इतनी गिर क्यों रही है, डॉलर इंडेक्स क्या होता है,
यूएसडी और आईएनआर का आपस में क्या कलेक्शन है। ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली डॉलर इंडेक्स एक्चुअली में ये बनाया गया था 6 करेंसी को लेके। इसमें एक स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, कनाडियन डॉलर है और स्वीडिश क्रोना है। सबकी अलग अलग परसेंटेज है, यानी कि हर किसी की वैल्यूएशन अलग अलग है। इन सब वैल्यूएशन को अगर आप मिलाएंगे तो ये लगभग नहीं 100 बैठता है। अब किसका कितना वेटेज है, तो यूरो का इसमें 57% का लगभग वेटेज है, स्विस फ्रैंक का 3.6 का है, कोरोना का 4.2 है। इसी तरीके से ये सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये सब मिला के जो है वो टोटल बैठती है आपकी 100। अब जो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है वो इन जो करेंसीज है इसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यूड की जाती है। ठीक है, तो जो डॉलर की वैल्यू है वो एक्चुअली में डायरेक्टली आप आईएनआर के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। डॉलर की वैल्यू जो है वो आप कंपेयर करते हैं इन करेंसी के अगेंस्ट। अगर इनकी वैल्यू बढ़ती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, अगर इनकी वैल्यू घटती है तो डॉलर की वैल्यू घटती है। ठीक है, और ये याद रखिए ये एक करेंसी नहीं है, ये 6 करेंसी है, और जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज यूरो का है और नंबर 2 पे वेटेज जो है वो येन का है। तो ये सब मिलके जो है वो एक डॉलर इंडेक्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे हमारा निफ्टी है उसमें बहुत सारे इंडेक्स अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग स्क्रिप हैं। निफ्टी 50 में 50 स्क्रिप है, तो हर स्क्रिप की अपनी अलग अलग वैल्यू है। इसी तरीके से इस इंडेक्स में 6 स्क्रिप हैं और हर स्क्रिप की अपनी अलग अलग वैल्यू है। 6 करेंसी हैं जिनकी सबकी अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि यूएसडी जो है वो गेन कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर डॉलर गिरता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है वो गिर रहा है, यानी कि ये आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। मान लो अगर यूरो गेन करता है तो डॉलर गेन करेगा, अगर येन गेन करता है तो डॉलर गेन करेगा। आप यहां पे देखिए इसको बड़े अच्छे से। स्विस फ्रैंक लेकिन उसी प्रोपोर्शन में करेगा। यूरो अगर करेगी गेन तो सबसे ज्यादा डॉलर पे इंपैक्ट होगा, यूरो अगर गिरेगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा डॉलर पे। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये ऐसे है। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं? देखो रीजन बहुत सारे होते हैं डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के, बहुत सारे होते हैं। मैंने घटने के रीजन इसलिए नहीं बताया कि जो बढ़ने के रीजन है उसके अपोजिट जितने हैं वो घटने के रीजन है। ठीक है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये मालूम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूएस फेड जो है, जो फेडरल एजेंसी है यूएस की, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ठीक है, ये अभी मैं आपको अगली वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब रेट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड प्राइस कम होते हैं, फिर वो करेंसी के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी है इसको मैं पिक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में, ये स्लाइड बेसिकली मैंने बनाई है ताकि आपको चीजें बड़े आसानी से समझ में आए। अब क्या होता है कि यूएस जो फेडरल रिजर्व है जब वो अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस कम होता है। बॉन्ड प्राइस क्यों कम होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बॉन्ड प्राइस कम क्यों होता है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो ये नए बॉन्ड इशू करते हैं, जो 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के, जो हमारे यहाँ भी बॉन्ड है, बट हमारे यहाँ इतनी स्टैब्लिश मार्केट नहीं है। और वो बॉन्ड पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो हायर इंटरेस्ट पे इशू करते हैं ताकि पब्लिक उसको खरीदे और यूएस को डॉलर आए। मान लो पहले अगर 2% था तो ये अब 2.5% पे करेंगे, 2.5% के इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, है ना। अब जब नए बॉन्ड जो 2.5% के इंटरेस्ट पे लोगों को अवेलेबल होंगे और पुराने वाले जो थे वो 2.25 पे थे, सॉरी 2.25 पे थे, तो यानी कि आपका ऑलमोस्ट 0.75 का डिफरेंस हो गया। तो क्या होगा, पुराने वाले बॉन्ड की जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी, उनके प्राइस कम हो जाएंगे, है ना। जब उनके प्राइस कम हो जाएंगे तो बॉन्ड की जो यील्ड है, मतलब जो बॉन्ड के ऊपर रिटर्न आ रहा है, वो बढ़ जाएगा।
आप समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बॉन्ड पे जो रिटर्न आ रहा है वो बढ़ जाएगा, जब बॉन्ड पे रिटर्न बढ़ जाएगा तो फिर वो मतलब थोड़ा सा लेस इंसेंटिव हो जाएंगे रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो लोग जो हैं, मान लो अगर उन्हें 5% मिल रहा है शेयर मार्केट में और 5% मिल रहा है उन्हें बॉन्ड में, तो वो बॉन्ड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे बजाय शेयर मार्केट के, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क है ना, और बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे और वो काय में लगाने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड में लगाने की कोशिश करेंगे। पैसा तो सेम ही है, मान लो एफआईआई और डीआईआई और जो मेजर एचएनआई है उनके पास पैसा सेम ही है, वो सेम ही लोग हैं जो अपने पैसे को इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो जब नए बॉन्ड पे, मैं एक बार क्विकली समराइज करूं आप समझिएगा, जब नए बॉन्ड पे पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ के मिल रहा है तो पुराना कोई क्यों लेगा, जब पुराना कोई नहीं लेगा तो उसके प्राइस कम होते चले जाएंगे, जब पुराने के प्राइस कम होंगे तो उसकी यील्ड जो है बढ़ जाएगी, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। जब वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा तो जो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था वो वहां से अपना पैसा निकाल के और वो उसको बॉन्ड में लगाएगा। तो जब वो बॉन्ड में लगाएगा तो शेयर मार्केट से पैसा निकालेगा तो शेयर मार्केट गिरेगी, है ना। शेयर मार्केट गिरते गिरते फिर एक ऐसी वैल्यूएशन पे आ जाती है कि शेयर मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो जाती है या अंडर वैल्यूड हो जाती है। फिर उस इन्वेस्टर को ये लगने लगता है कि यार बॉन्ड की यील्ड तो कम हो जाएगी, इससे अच्छा तो ये है कि मैं क्या कहना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं, चलो थोड़ा रिस्क तो है लेकिन रिटर्न तो बहुत अच्छा आ सकता है क्योंकि अब तो मार्केट ओवरसोल्ड है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब आप इसको देखिए कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक साइकिल आपका ये वाला है, इसका रीजन ये है, और एक साइकिल आपका ये वाला है जिसका रीजन ये है कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग डॉलर लेंगे ताकि उससे वो बॉन्ड खरीदे। समझे आप? इस वीडियो इस पोर्शन को अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप एक दो बार रिवाइंड करके देखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे जाने के बाद क्या है कि जब हमारा एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा कि इस पूरी पिक्चर में जो मैंने अभी बात करी डॉलर इंडेक्स की, बॉन्ड यील्ड की, ये आपको बार बार मिलता रहता है। यूएस फेड जो है अपना इंटरेस्ट घटा रहा है, अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, बॉन्ड यील्ड घट गई है। डॉलर इंडेक्स के बारे में, डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये सारी चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है सुनते रहते हैं, और मेरे ख्याल से 70-80% लोगों को ये रिलेशनशिप जो है वो अमूमन पता नहीं होती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आप ऐसे समझिए कि भाई डॉलर का रुपए से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, अभी तक हमने कोई बात ही नहीं करी, है ना। तो जब हमने बात नहीं करी डॉलर की, तो फिर वो डॉलर जो है या डॉलर इंडेक्स जो है वो हमारी करेंसी को यानी कि आईएनआर को कैसे इंपैक्ट करता है। लॉजिकल क्वेश्चन है किसी का भी। तो अब जो है इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर एक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की बात अभी हमने ऐसी करी कि डॉलर जब कमजोर होता है तो इन्वेस्टर जो है यूएस में वो ये देखते हैं कि हम इंडिया में अपना पैसा लगाएं तो हमारा क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो हमारा अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी कि अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वहां से अपना पैसा निकाल के और फिर वो कहेंगे कि भाई हम इसको लगाते हैं इंडिया में या किसी और डेवलपिंग कंट्री में, बट अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर इंडिया की, तो हम इंडिया में लगाते हैं। तो वहां से पैसा निकल के इंडिया में आता है। जब एफआईआई बाइंग करते हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब बाई करते हैं तो हमारी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। आजकल के दौर में करंटली क्या हो रहा है कि डॉलर जो है वो बजाय कमजोर होने के मजबूत हो रहा है, रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है।
जब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसका अपोजिट हो रहा है। इसका अपोजिट क्या है कि जो एफआईआई हैं वो इंडिया से पैसा निकाल के और यूएस में लगा रहे हैं, इसलिए हमारी मार्केट गिर रही है। नंबर एक। नंबर दो, मेटल प्राइस। गोल्ड प्राइस जो है या और भी जो प्रेशियस कमोडिटी हैं वो डॉलर इंडेक्स के अपोजिट चलती हैं, यानी कि डॉलर अगर भाग रहा है तो वो गिरेंगी, है ना, और डॉलर अगर गिर रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अब हमारे यहां पे एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है वो गोल्ड का है, और गोल्ड जो है इंडिया में वो मेरे ख्याल से फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास, क्यों रिटेलर के पास इंडिया में, जो मुझे अगर सही से नंबर याद आ रहा है। तो गोल्ड जो है वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट करेगी लार्ज क्वांटिटी में तो उसका असर जो है वो हमारे रुपए के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसे पे करना पड़ेगा काहे में, उसे पे करना पड़ेगा डॉलर में, है ना। तो डॉलर फिर मजबूत होगा और रुपया जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो गोल्ड खरीदना है तो डॉलर में पे करना पड़ेगा, डॉलर में पे करेंगे आप तो रुपए को कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो दो चीजें ये हो गई। अब तीसरी चीज, तो नाउ दो चीजें हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि ये डॉलर इंडेक्स का हमारे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ता है। अब तीसरी चीज, फ्यूल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के दो भी इंपॉर्टेंट है, असल में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो है वो ये है कि जो फ्यूल प्राइस है, फ्यूल आपको पता है कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा हम जो है वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वो डॉलर देना पड़ेगा, है ना। कुछ कंट्रीज के साथ हमारी डील है, जैसे रशिया के साथ थी हमारी डील, वो बिना डॉलर के चल रही थी। कुछ और कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ शायद थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो कुछ एक कंट्री है, बट मेजरली तो डॉलर में ही इंपोर्ट करते हैं। अब जब डॉलर में इंपोर्ट करते हैं आप, तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप रुपए को डेफिसिट कर रहे हैं, क्योंकि रुपए को कन्वर्ट कर रहे हैं आप, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ठीक है ना। ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन, ये भी इंटरेस्टिंग है। कुछ कंपनी इंडिया की जो हैं वो असल में बोरो करती हैं, किससे, यूएस से। वो यूएस से बोरो करती हैं तो उनको पे करना पड़ता है। जब उन्होंने बोरो किया है तो उनको पे करना पड़ता है। अब मान लो उन्होंने, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी एक कंपनी ने $5,000 बाई किए, $5,000 लोन लिए किसी किसी यूएस की कंपनी से, है ना। तो कितने के हो गए आज के दौर पे, मान लो अगर 80 का डॉलर है, 80 का डॉलर है तो 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए के हो गए। अब वही डॉलर अगर 90 का हो जाए तो 4.5 लाख रुपए, यानी कि लिए थे उन्होंने 4 लाख उधार और उनको देने कितने पड़ रहे हैं, 4.5 लाख। तो ये 50,000 का इंपैक्ट आ गया। और ये बात मैंने तो आपको $5,000 में समझाई है, यहां तो बात मिलियन डॉलर्स की चलती है। तो वो डेफिसिट आप समझ लो। और वो कैसे कन्वर्ट करके देते हैं, वो भी जाहिर सी बात है, रुपए वर्सेस डॉलर करके देते हैं। तो यानी कि वो डॉलर की डिमांड बढ़ाते हैं और रुपए को वो डेप्रिशिएट करते हैं जब वो ऐसी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का बहुत कॉम्प्लेक्स क्या कहना चाहिए, रिलेशनशिप है इन सारी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि इंक्रीज इन डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स में जो है जब बढ़ोतरी होती है तो वो डॉलर को बढ़ाता है, और डॉलर को बढ़ाने की वजह से रुपए की वैल्यू कमजोर होती है, और जब रुपए की वैल्यू कमजोर होती है तो इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाता है। आपका अगर चीज जो है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक डॉलर की अगर कोई चीज आप मंगा रहे थे 80 रुपए में, अब वही चीज जो है आपकी अगर डॉलर का प्राइस 85 हो गया तो आपको 85 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। अब जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, प्राइस बढ़ते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हमारा जीडीपी के ऊपर होता है। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, वो अक्रॉस इंडस्ट्री जो है आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है।
ये 5 चीजें हैं, ये मैंने आपको बताया। मैं क्विकली रिवाइज करूंगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप टाइम लेके देखना इसको। पहली चीज, डॉलर इंडेक्स क्या है? 6 करेंसी। नंबर 2, ये करेंसी बढ़ेंगी तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब डॉलर बढ़ेगा। ये करेंसी घटेंगी अलग अलग प्रोपोर्शन में तो डॉलर इंडेक्स घटेगा, मतलब क्या होगा? डॉलर घटेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या क्या रीजन है? रीजन ये हमारे पास हैं। नए बॉन्ड इशू करेगा यूएस फेड हायर इंटरेस्ट रेट के साथ, तो पुराने जो बॉन्ड है उनका रेट क्योंकि कम था, तो उनकी डिमांड कम होगी। उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो अपना मार्केट में पैसा निकाल के और बॉन्ड में लगाएंगे। बॉन्ड यील्ड जब हाई हो जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर बढ़ जाएगा। अब स्टॉक मार्केट से कैसे लिंक्ड है या इंडिया से कैसे लिंक्ड है? एक तो स्टॉक मार्केट हो गई, नंबर 2 मेटल के प्राइस हो गए। स्टॉक मार्केट अभी आपको समझाया कि भाई लोग यहां से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट जो है वो इंपैक्ट होगी, एफआईआई का पैसा जाएगा। मेटल प्राइस, लोग गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड का इंपैक्ट होगा। फ्यूल प्राइस बढ़ेगा क्रूड ऑयल की वजह से। कंपनी जो डॉलर वाली हैं, जो डॉलर में जिन्होंने कर्जा ले रखा है एफआईआई से, तो जाहिर सी बात है एफआईआई मैंने बोल दिया, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो या फॉरेन बैंक से उन्होंने कर्जा ले रखा है, तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ज्यादा पे करना पड़ेगा तो रुपए में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, तो उनकी बैलेंस शीट के ऊपर भी डेंट आएगा। तो यानी कि ओवरऑल मोटा मोटा कंपनी की बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। उसके साथ साथ आपका जो है वो इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? आपके रुपए के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं आगे, तो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन लिंक्ड है डायरेक्टली किसके साथ? डॉलर के साथ, क्योंकि हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, तो उसका इंपैक्ट हमारी जीडीपी के ऊपर होता है। अब कहने का मकसद ये है कि ये सारी कहानी सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। अगर आप देखो 70-80% अगर आप कहोगे तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। 70-80% ये एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन 20%, 30%, 40% आप मान सकते हो को इनको किसी हद तक आरबीआई जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है कि कैसे करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि हम इस टॉपिक से बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने 3-4 चीजें लिख दी हैं, बट मैं दोबारा बता दूं ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो आरबीआई कैसे कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन आरबीआई के हाथ में जैसे मैंने बताया बहुत लिमिटेड क्या कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी रहती है। मार्केट इंटरवेंशन जो है वो पहला है कि भाई वो डॉलर को बाई करे। जब वो डॉलर को बाई करेगी तो हमारे ऊपर रिजर्व हमारे पास ज्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। सस्ते में खरीदोगे आप डॉलर और उसके बाद रखे रहो, जब डॉलर बढ़ता रहे, बढ़े डॉलर, तो आपके पास तो पुराने रेट के हैं तो आप पुराने रेट वाले निकाल दोगे, है ना। दूसरा क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुना होगा हर महीने आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? बेसिकली आरबीआई जो है वो बैंक के रेपो रेट और मतलब इंटरेस्ट रेट वो सब डिक्लेयर करती है ना। इसके ऊपर इंशाल्लाह लंबे टॉपिक इसका कवर करेंगे, इस पे डिटेल में बात करेंगे। बट मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही होता है जैसे यूएस फेडरल रिजर्व करता है ना, कि बैंक में जब आप अपना डिपॉजिट रखते हो तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे सकती है आरबीआई की तरफ से, बैंकों को क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। जब बैंक अपना पैसा आपसे लेती हैं तो उसके बदले में कुछ गारंटी जो है आरबीआई को देती हैं, वो गारंटी कितनी होती है, तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। इन्फ्लेशन, ये भी आरबीआई बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करती है थ्रू, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मान लो वो कोशिश करेंगे कि पब्लिक में पैसा ज्यादा जाए। जब पब्लिक में पैसा ज्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर पब्लिक में पैसा कम जाएगा यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो चीजों की कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है इन बिटवीन डॉलर एंड रुपी, ताकि रुपी जो है वो एक वैल्यू तक सस्टेन करे, है ना। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आरबीआई अपनी तरफ से करती है और आरबीआई की कोशिश ये रहती है कि वो इन चीजों को मैनेज करे, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो हमारा बेसिकली ये चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए लगाया था कि भाई ये डॉलर इंडेक्स जो है बेसिकली ये आप कहीं पे भी देख सकते हो। यूएस डॉलर इंडेक्स आप लिखिए तो आपको डॉलर का चार्ट दिखाई दे जाएगा। ये 12 जनवरी का चार्ट है।
तो 12 जनवरी के चार्ट में आप देख सकते हो कि बड़े अच्छे से कि यूएस डॉलर इंडेक्स आप लिखोगे ना, जैसे स्क्रिप्ट का नाम लिखते हो तो आ जाएगा। तो ये बेसिकली कोशिश कर रहा है अपना ऑल टाइम हाई 109 के आसपास अभी है, तो ये 114 122 के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है डॉलर इंडेक्स का, तो ये उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इट इज वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ। नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हो सकता है आपको बार बार रिवाइज करके देखना पड़े, बट समझ में आना चाहिए आपको ये, क्योंकि हमारी मार्केट आजकल इन चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने ये कहा है कि वो आने के बाद कंसीडर करेंगे इंडिया के ऊपर टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब क्या है कि वो आएंगे जब जनवरी या फरवरी, जनवरी के आखिर में या फरवरी में जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, इंडिया से डिस्काउंट मांगेंगे कि भाई हम आपके यहाँ कुछ चीज़ें सप्लाई करें, आप हमारे यहाँ जैसे मान लो इंडिया में अगर आप कार इंपोर्ट करते हो यूएस से, तो उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगता है। कितना लगता है, क्या लगता है, वो हमें डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है अभी। बहुत सारा टैक्स लगता है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी कारें जो हैं वो इंडिया में सप्लाई करें डिस्काउंट पे। और जब इंडिया अपनी चीज़ें, कमोडिटी या और चीज़ें सप्लाई करता है यूएस को, तो उस पर टैक्स जो है मेरे ख्याल से नील है। तो वो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं कि या तो आप हमें भी डिस्काउंट दो, नहीं तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो वो भी डॉलर को मजबूत करेगा, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली उनका रिवेन्यू बढ़ेगा और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हमारी मार्केट गुजर रही है, और जिसका मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें हमारे काबू के बाहर हैं बट कुछ चीजें बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव हैं, जैसे सीपीआई का डेटा ऑलमोस्ट फ्लैट आया है। इसके अलावा जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत अच्छा है। बजट की उम्मीद है कि बजट हमारा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा आएगा। तो बजट में सरकार, जाहिर सी बात है, हम तो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, सरकार इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल पे फोकस करती है, ध्यान रखती है। तो सरकार ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी अभी से। 1 फरवरी को शायद बजट है, तो बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए जाएंगे जो आरबीआई को हेल्प करेंगे अपनी पॉलिसी को बनाने में, ताकि डॉलर को जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूं, मुझे फीडबैक ये चाहिए कि आपको क्या समझ में आया। नंबर 2, और कौन से टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते हैं, आप मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह फंडा विद फैसल में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लगता है कि अगर मेरी वीडियो में कुछ नॉलेज होती है और आपके कलीग, आपके दोस्त जो शेयर मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो और मेरे चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं। मेरा टारगेट, मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में पैसा कमाएं, टिप के ऊपर, इधर उधर पेड सर्विसेज के भरोसे ना रहें। ठीक है भाई, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज।